3 पेज 35 पे आए। एक डेफिनेशन आ रही है इंसेप्शन ऑफ लीज और दूसरी आ रही है कमेंसमेंट डेट। इन दोनों के अंदर फर्क देख लें क्या है, इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट। पहले कमेंसमेंट डेट देखें क्या है। द डेट ऑन विच a lessor makes an underlying asset available for use by lessee। एक ऐसी डेट जिस पर लेसर लेसी को एसेट दे देता है। द डेट ऑन विच अ लेसर मेक्स एन अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग का मतलब है जिसकी बात हो रही है, जिस एसेट की, अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल फॉर यूज बाय लेसी। ओके, इंसेप्शन डेट, द अर्लियर ऑफ द डेट of lease agreement and the date of commitment by parties to the principal terms and conditions of the lease। दो में से अर्लियर डेट जो है वो समझी जाएगी इंसेप्शन डेट। ऊपर लिख लें एग्जाम्पल, प्रिंसिपल टर्म्स एग्रीड ऑन प्रिंसिपल टर्म्स एग्रीड ऑन 28 मई एंड एग्रीमेंट इज साइंड ऑन 5 जून। जी, अब बता दें इन दोनों में से इंसेप्शन डेट कौन सी है? क्यों? अर्लियर, द अर्लियर, दोनों में से अर्लियर, द अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज टू द प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो प्रिंसिपल टर्म्स यही होती हैं, क्या लीज की इंस्टॉलमेंट होगी, इंटरेस्ट कितना होगा, किराया एडवांस में होगा, एनुअल में होगा, ये प्रिंसिपल टर्म्स होंगी। ओके, अच्छा छोड़ें, सारा क्लास की पूरी होने का वेट किया जा रहा था। आ जाएं आप पेज 46 पे, शुरू करना है हमने पेज 45। कल हमने पढ़ा था दो सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें लेसी, फर्स्ट रो में आ जाओ, फर्स्ट रो में, जिसमें लेसी, किताब लाओ। दो सूरतें ऐसी हैं जिसमें लेसी एसेट को अपनी किताबों के अंदर शो नहीं करता। अ लेसी में इलेक्ट, एक लेसी अगर चाहे तो इलेक्ट कर ले नॉट टू अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स टू रिकॉग्नाइज एंड मेजर राइट ऑफ यूज। रिकॉर्ड भी नहीं करेगा राइट ऑफ यूज को, बैलेंस शीट बनाते हुए उसको मेजर भी नहीं करेगा। राइट ऑफ यूज द लीज्ड एसेट एंड लायबिलिटी, ना लीज्ड एसेट को मेजर करेगा ना लीज लायबिलिटी को मेजर करेगा। 2, नंबर 1 शॉर्ट टर्म लीज, आपको कहा था 12 महीने या उससे कम वाली शॉर्ट टर्म लीज, एंड लीज फॉर विच द एसेट इज ऑफ लो वैल्यू, एक ऐसी लीज जिसमें एसेट कौन सा है, लो वैल्यू का। फॉर एग्जांपल लीज ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप्स। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म लीज? A lease that at the commencement date have a lease term of 12 months or less, या 12 महीने की हो या उससे कम हो। अच्छा, एक एक्सेप्शन है इस रूल की, अगर एक लीज 12 महीने से कम की है या 12 महीने की है लेकिन उसमें खरीदने की ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर ऐसी लीज को आप शॉर्ट टर्म लीज नहीं कहेंगे। पेज 45, ऐसी लीज को शॉर्ट टर्म लीज नहीं कहेंगे। A lease that contains a purchase option is not a, even if it is for 12 months or, भाई किताब की तरफ देखो, even if it is for 12 months or less, चाहे 12 महीने या उससे कम की हो फिर भी वो शॉर्ट टर्म नहीं होगी।
ओके, नीचे आ जाए एग्जांपल में। लेसी एक्वायर्ड अ कार फॉर 9 months ऑन अ लीज एट मंथली रेंटल ऑफ ₹10,000। पास जनरल एंट्री, जनरल एंट्रीज क्या होंगी भाई? लेसी ने गाड़ी लिया 9 महीने के लिए, रेंट डेबिट, ये एंट्री कितने महीने तक होती रहेगी? 9 months तक मुसलसल ये एंट्री होती रहेगी। आगे आ जाए। एग्जाम्पल 2 भाई, आगे आ जाओ फर्स्ट रो में। लेसी एंड लेसर एंटर्स इनटू अ 5-year लीज, बोथ कैन कैंसल द लीज एट द एंड ऑफ एनी ईयर। ये क्या बात हुई? लेसी एंड लेसर एंटर्ड इनटू अ लीज, बोथ कैन कैंसल द लीज एट एंड ऑफ एनी ईयर। हाँ जी बताएं। अब लीज की मुद्दत तो 5 साल है, लेकिन दोनों चाहें तो क्या कर सकते हैं? कैंसल कर सकते हैं। अब अगर दोनों कैंसल कर सकते हैं तो फिर 5 साल का क्या फायदा? तो पहले साल के एंड पे भी कैंसिल हो सकती है, दूसरे साल के एंड पे भी। इसको हमेशा ही शॉर्ट टर्म कहते रहेंगे और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एसेट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पहले दिन से जब भी किराया पे करेंगे एंट्री करेंगे रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। तो इट इज अ शॉर्ट टर्म लीज बिकॉज बोथ कैन कैंसल एट एनी टाइम। ओके, Lessee has entered into a lease of 9 months with a purchase option at the end of 9 months। बताएं जी ये शॉर्ट टर्म लीज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, परचेज ऑप्शन है। 4th रो में आओ, जगह है। अच्छा जी आगे बढ़े, इसको काटते, एग्जांपल 4 को काटते। नेक्स्ट, लो वैल्यू एसेट, वो सफा भी मुझे दिखा दो लेक्चर्स वाला। लो वैल्यू एसेट दे दें। एन एसेट कैन बी ऑफ लो वैल्यू, एक एसेट लो वैल्यू का हो सकता है इफ द लेसी कैन ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ एसेट विद इट्स ओन सोर्सेस। अगर लेसी अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए एसेट को इस्तेमाल कर ले तो उसको कौन सा एसेट कहेंगे? बोले लो वैल्यू एसेट। इसका मतलब लिख लें आसान तरह इंग्लिश में, इफ लेसी कैन बाय फ्रॉम इट्स ओन कैश, अगर लेसी अपने कैश से बाय कर ले तो इसको क्या कहेंगे? बोले लो वैल्यू एसेट। अगर लेसी अपने पास जो कैश है उससे बाय कर ले तो इसको कहते हैं लो वैल्यू एसेट। लेकिन कैश से बाय इसलिए नहीं करा, कहते कैश को कहीं और इस्तेमाल कर लूंगा। अब 30-40 हजार निकालना कोई मुश्किल नहीं होता लेसी के लिए, लेकिन वो इसलिए बाय नहीं करा, कहते कहीं और पैसे इस्तेमाल कर लूंगा। तो लो वैल्यू एसेट की डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड ने ये नहीं कहा 50,000 रुपए से नीचे की चीज जो है वो लो वैल्यू एसेट है, क्योंकि हर मुल्क के अंदर करेंसी की मुख्तलिफ हालतें होती हैं, इसलिए मॉनेटरी अमाउंट्स में नहीं बताया जा सकता था। तो स्टैंडर्ड ने कहा एन एसेट कैन बी ऑफ लो वैल्यू इफ द लेसी कैन ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ एसेट विद ओन सोर्सेज। अपने सोर्सेज लगाते हुए भी एसेट से बेनिफिट ले सकता है। वो कैसे ले सकता है? खरीद के ले ले, लेकिन खरीद इसलिए नहीं रहा कि बस आदत पड़ गई भी है किराए की चीजों की। अच्छा जी, मीन्स कैन बी परचेज बाय लेसी इटसेल्फ, खुद खरीद सकता था। फॉर एग्जाम्पल लीज ऑफ फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर एटसेट्रा। अच्छा जी, पंखा भी हो सकता है, मे बी फैन, लो वैल्यू एसेट। ओके, इस एग्जाम्पल को छोड़ें, ये जो आ रही है नीचे एग्जाम्पल 1, इससे सी एग्जाम्पल अभी हम करने लगे हैं। एग्जाम्पल 2 में आए, लेसी is in the pharmaceutical manufacturing and distribution industry, okay, and has the following leases। अच्छा भाई ये बताएं, लीज ऑफ रियल एस्टेट, बिल्डिंग और वेयर हाउस हमने लीज पे लिया है, क्या ये लो वैल्यू है? ऑफिस फर्नीचर, कंपनी कार्स, बोथ फॉर सेल पर्सोनल के लिए ली हैं एंड फॉर सीनियर मैनेजमेंट, और सीनियर मैनेजमेंट के लिए ली हैं। लीज ऑफ ट्रक एंड वैन, जी ऊपर से जंप करके जाए। लीज ऑफ ट्रक एंड वैन जी बोले लो वैल्यू। आईटी इक्विपमेंट सच एज लैपटॉप वगैरह लो वैल्यू एसेट है, तो फिर ले लें 10-12 जाके। अच्छा जी, रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर लो वैल्यू एसेट्स आर नॉट।
एग्जाम्पल 3 भी छोड़ें, इससे एग्जाम्पल अभी हम करने लगे हैं जी। नहीं हाँ नहीं, परचेज ऑप्शन जिसमें भी है वो शॉर्ट टर्म नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन वो लो वैल्यू है इसलिए उसको कभी भी एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ तो वो ठीक है, आप उसको फिर भी दोनों में से किसी एक में भी फॉल कर जाए तो आपने उसको एसेट रिकॉर्ड नहीं करना, बस लो वैल्यू है, बात खत्म होगी। ओके, पेज 48 पे आए जी, सवाल करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 4, कवरिंग ऑल टाइप ऑफ लीजेस ऑफ लेसी। डॉलेंस प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। डॉलेंस ने ये एसेट्स एक्वायर किए 31 दिसंबर 2015 के साल में अंडर डिफरेंट लीज अरेंजमेंट्स एग्रीमेंट्स। प्लांट यकम जुलाई 15 को लिया है, 3 साल की लीज पे। बोलें प्लांट लो वैल्यू है, लीज शॉर्ट टर्म है, अगर लो वैल्यू भी नहीं है शॉर्ट टर्म भी नहीं है तो ये नॉर्मल लीज है। नहीं नॉर्मल ना ओ भाई, लेसी के लिए कोई लीज फाइनेंस से ऑपरेटिंग नहीं होती प्लीज। वो किसके लिए क्लासिफिकेशन है? लेसर के लिए। लेसी या तो एसेट को किताबों में रखेगा या किताबों में नहीं रखेगा। कल वो जो व्हाइट बोर्ड पे बनाया था कितने लोगों ने 3-4 दफा घर में जाके पढ़ा था? प्लीज 2-2 4-4 दफा बातें पढ़ेंगे तो रिटेन रहेंगी, वरना रिटेन नहीं रह सकती। तो लेसर के लिए फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज है, लेसी के लिए कोई फाइनेंस नहीं है, कोई ऑपरेटिंग नहीं है। लेसी या तो एसेट को किताबों में रखेगा या नहीं रखेगा। ओके, प्लांट 3 साल के लीज पे लिए जी। प्लांट लो वैल्यू है, लीज इधर उधर ना देखो ना सवाल। लीज शॉर्ट टर्म है, इधर हो जाए थोड़ा सा जलाल। लीज शॉर्ट टर्म है नहीं, तो बस फिर बताएं एसेट को किताबों में, इनको इधर करवा देना वो आखिर में जगह जी। लीज शॉर्ट टर्म है नहीं, तो क्या नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया जाएगा? यस, नॉर्मल तरीके से कैसे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाली जाएंगी, फिर क्या बनाया जाएगा? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ओके, लैपटॉप 3 साल के लिए लीज पे लिया है जी, लैपटॉप लो वैल्यू है, तो अब शॉर्ट टर्म होना देखना जरूरी नहीं है, बस लो वैल्यू है, इस वजह से एसेट को किताबों में नहीं रखा जाएगा। लिखें डू नॉट रिकॉग्नाइज एसेट, एसेट को किताबों में नहीं रखेंगे। और प्लांट के आगे लिखें रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज एसेट, और लैपटॉप के आगे लिखें डू नॉट रिकॉग्नाइज एसेट जी। जी जनरेटर क्या करना है जी? जनरेटर को पकड़ के, हाँ जी बोलें। जनरेटर कौन सी लीज है? शॉर्ट टर्म। क्यों? लेस देन 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स या उससे जो कम हो उसको कौन सी लीज कहा जाएगा? शॉर्ट टर्म लीज। दैट्स व्हाई वी विल नॉट रिकॉर्ड द जनरेटर इन आवर बुक्स बीइंग अ शॉर्ट टर्म लीज। लेसी हैं हम और शॉर्ट टर्म लीज होने की वजह से इसको अपनी किताबों में नहीं रखेंगे। ओके जी भाई, अब सवाल की रिक्वायरमेंट जनरल एंट्रीज करनी है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है जी। मुझे बताएं जनरल एंट्रीज प्लांट की, लैपटॉप, जनरेटर तीनों की कर दें या लैपटॉप और जनरेटर की कर दें? प्लांट की क्यों ना करें? वो आता है आपको, वो तो हमेशा से करते आ रहे हैं। प्लांट की तो एंट्रीज आप हमेशा से करते आ रहे हैं, इसलिए प्लांट की एंट्रीज करके क्या करना, वो तो नॉर्मल लीज है। अगर प्लांट की एंट्रीज किसी को भूली हुई है तो फिर तो जो है वो पहली क्लास लेक्चर 1 रिवाइज कर लीजिएगा, बस प्लांट की एंट्रीज आपको याद आ जाएंगी। ओके लेट्स स्टार्ट। लैपटॉप 1 जनवरी 15 3 साल के लिए लीज पे लिया है, 2000 रुपया कराया है एनुअल इन एरियर्स विद 5% रिडक्शन एनुअली। इसमें 5% रिडक्शन होगी एनुअली। ओके अच्छा भाई, अगर इनकम है और रिसीव नहीं हुई तो उसे क्या कहते हैं? रिसीवेबल। और इनकम है ज्यादा रिसीव हो गई है, अनअर्न्ड। अच्छा जी, एक्सपेंस है और अभी पे करना है, एक्सपेंस है अभी पे करना है, पे किया नहीं, पेएबल। एक्रूड भी ठीक है, पेएबल।
और हमारे साल में 12 महीने हैं, हमारे साल में 12 महीने हैं, लेकिन हमने बिजली का बिल 13 महीने का पे कर दिया है। जी भाई, उस एक महीने को क्या कहेंगे? प्रीपेड, अनअर्न्ड नहीं, प्रीपेड। ओके, तो कल तक रिसीवेबल और अनअर्न्ड की बात हो रही थी, होश में रहा करें क्लास में आए में तो नींद पूरी करके। अच्छा, कल तक रिसीवेबल और अनअर्न्ड की बात हो रही थी, और आज किसकी बात होगी? पेएबल और प्रीपेड की, बिकॉज आज हम लेसी हैं, लेसी किराया पे करता है, रिसीव नहीं करता। ओके, अच्छा जी, लैपटॉप का किराया 2000 है और 5% रिडक्शन है एनुअली, तो इसको ऑपरेटिंग लीज नहीं कहने लग जाना कि ये ऑपरेटिंग लीज है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, बस लेसी ने एसेट को अपनी किताबों में शो नहीं करना। ओके, अच्छा जी, बता दें जो हम वर्किंग करेंगे उसमें, जो आगे आ जाए, नहीं आगे आ जाए, वो तो इधर आ, जो वर्किंग करेंगे उसमें हम डेट और इंस्टॉलमेंट, जी बताएं जी, डेट क्या होगी पहले जिस दिन किराया पे करेंगे? हाँ जी, 31/12/15, कितना किराया पे करेंगे? 2000। आगे बोले भाई, ये शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू का एक ही सवाल होना है क्लास में, ये रिटेंटिव रहे हैं, इसके बाद और कोई इसकी रिवीजन नहीं होनी, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी। किराया बढ़ना है या कम होना है? कम होना है, तो किराया इधर आओ, थर्ड रो में, किराया कम होने में बता दें 5% है 10% है? अच्छा, 5% ही होता है हर सवाल में, चले खैर है, तो आप ऐसा करें, इस पे 95% लगाए। अच्छा जी, 31/12/17 1805। अच्छा भाई, ये जो एसेट है इसका नाम लैपटॉप है, ये पहले साल ज्यादा चलेगा, दूसरे साल कहेगा ओ, तीसरे साल कहेगा मैंने क्या चलना है? क्या एसेट कम बेनिफिट देगा हर साल या सेम बेनिफिट देगा? अगर लैपटॉप, क्या मतलब लैपटॉप ने क्या मतलब कम बेनिफिट देना है? 3 साल में क्या कम बेनिफिट देना है? हर साल बराबर बेनिफिट देगा, हर साल बराबर बेनिफिट देगा। तो मैंने कहा था कोई और बेसिस अगर ना दी हो तो स्ट्रेट लाइन बेस पे आपने रिकॉर्ड करना है। तो आप बताएं, एक्सपेंस को स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड करें या जो हमें नजर आ रहा है वो एक्सपेंस है? जो हमें नजर आ रहा है वो पेमेंट है। पेमेंट डिफरेंट चीज है और एक्सपेंस डिफरेंट चीज है। जैसे उधर आया कमाया डिफरेंट चीज थी, कैश इनकम, किधर घूम होते हो, कैश इनकम डिफरेंट चीज थी, तो यहां एक्सपेंस और पेमेंट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग जी। 5705, ओके, इट इज टोटल लीज पेमेंट्स, ये टोटल लीज पेमेंट्स है, बट मुझे बता दें कि रेंट एक्सपेंस क्या होगा पर एनम? 5705 डिवाइडेड बाय 3 जी। अब पॉइंट्स में लेके क्यों जाना है? 1902, क्लियर? अब थोड़ा सा आखिरी साल फर्क आएगा, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। 1902 को मल्टीप्लाई करें 3 से, जरा देखें क्या आ रहा है जवाब। 5706, कितने रुपए से आउट हो रहा है? 1 रुपए से, खैर है 1 रुपए से आउट हो रहा है, कोई मसला नहीं, नोट करें। क्वेश्चन भी मंगवा लिया भाई, एक जो है ना, ये मुझे भी कॉपी करा के लाते हैं और आप चेक करो इससे, ये मेरे लिए भी एक लाओ। क्लियर? ओके, जी भाई, जो टी अकाउंट बनेगा
कल आपको याद है इधर क्या आती थी? होमवर्क करें ना, बार बार हाथ से लिखा होगा, याद रख। इधर क्या आती थी और इधर कैश, कैश इनकम, कैश इनकम। किसी को याद है अगर कोई एक्सपेंस अकाउंट हो तो उसमें कैश कहां आता है? एक्सपेंस डेबिट कैश, तो कैश आज इधर आएगा और इधर क्या आएगा? इधर, इधर। अच्छा पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश, कैश पहले का रिकॉर्ड, आसानी के लिए पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे, चाहे एरियर का सवाल हो चाहे एडवांस का सवाल हो, पहले कैश रिकॉर्ड कर देंगे, बाद में क्या रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंस। ओके क्लियर? अच्छा जी देखते हैं, इधर क्या रिकॉर्ड करेंगे? आपको पता ना एक्सपेंसेस अकाउंट में इधर कैश आता है, और इधर क्या रिकॉर्ड करेंगे? बोले 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 बोले, एक्सपेंस। जी भाई भाई आप, इट इज मोर सिंपल, वॉट्स अंडरस्टैंड, दुनिया बदलती है तो दिल्ली के लिए मेंटली प्रिपेयर रहा करें। ओके कैश और एक्सपेंस, इट्स वेरी इजी, कैश एंड एक्सपेंस। एक लाइन खाली छोड़ दी, किसके लिए? कैरी डाउन के लिए। अच्छा जी कैश की कोई तारीख बोल दे, कैश की 31 दिसंबर 15। वेट 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 वेट, फिर खुद बनाना है, कितना? 2000। अच्छा क्या 31/12/15 के एंड पे खड़े होकर सर्विस ले ली होगी? लैपटॉप इस्तेमाल नहीं किया होगा। शुरू कब हो रही है लीज? शुरू कब हो रही है? देखें देखें, 1 जनवरी। तो मुझे बताएं 1 जनवरी 15 को अगर लैपटॉप किराए पे दिया है तो साल के एंड पे जो किराया पे किया, एरियर का सवाल है ना, तो जो साल के एंड पे किराया पे किया तो साल के एंड पे सर्विस ले ली होगी या नहीं ले ली होगी? सर्विस ले ली होगी। तो सर्विस ले ली होगी तो क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड करना बनता है? अब 31/12/15 की डेट डाल के क्या रिकॉर्ड करें? एक्सपेंस। कितना? 19। इट्स वेरी सिंपल, क्लियर? कैरी डाउन ना निकालें, छोड़ें। अच्छा जी अगले साल पहले क्या रिकॉर्ड करें? कैश रिकॉर्ड करें या एक्सपेंस रिकॉर्ड करें? कैश रिकॉर्ड करें। जी बोलें, ब्रॉड डाउन के लिए लाइन छोड़ दी। 31 दिसंबर 16, फर्स्टली रिकॉर्ड द कैश। जी कैश पे कर दिया जेब से कैश। अच्छा मैं क्यों कहता हूं कैश पहले रिकॉर्ड करें? मैं इसलिए कहता हूं कैश पहले रिकॉर्ड करें, कई दफा एडवांस का सवाल होता है ना, तो फिर कैश तो फिर तो रकम जनवरी की डेट लग के आएगा, इसलिए हमेशा रूल सुन लें, एरियर का होगा या एडवांस का होगा, पहले क्या रिकॉर्ड करना है? कैश, बाद में एक्सपेंस। थोड़ा सा इधर कर लो, इधर आ जाओ, थोड़ा ज्यादा जगह। अच्छा जी कैश कितना जी? 1900। ओके जी 31/12/16 सर्विस ले ली। ये मुश्किल लफ्ज आपको लगता है, चलें आपकी जबान में, 12 महीने लैपटॉप इस्तेमाल कर लिया। अगर 12 महीने लैपटॉप इस्तेमाल कर लिया तो एक्सपेंस डालना बनता है। ओके जैसे बिजली होती है, बिजली का बिल कब रिकॉर्ड करना बनता है? जब बिजली इस्तेमाल कर लें महीने के एंड पे। तो लैपटॉप 12 महीने इस्तेमाल किया, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना बनता है। यस जी 1902। एक लाइन किसके लिए खाली छोड़ दें? कैरी डाउन के लिए। नाउ आगे क्या करें जी? 31/12/17 कैश पे कर दिया, कितना? 1805। अच्छा 31/12/17 सर्विस इस्तेमाल कर ली। ओके 1902 क्लोज। कैरी डाउन की जगह नहीं छोड़नी, आखिरी साल है, कैरी डाउन की जगह नहीं छोड़नी। ओके नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, अब हमने क्या करना है? अब ये कैश और एक्सपेंस हर साल मैच नहीं कर रहा या ओवरऑल मैच कर रहा है? ओवरऑल ये मैच कर रहे? बोले बोले ओ 1 रुपए का डिफरेंस था के लिए प्लीज। ओवरऑल मैच कर रहा है? क्यों मैच नहीं कर रहा हर साल? क्योंकि कैश डिफरेंट है और एक्सपेंस डिफरेंट है। अब कैरी डाउन अब हर साल के निकालते रहे, वो अगले साल के क्या बन जाएंगे? ब्रॉड डाउन बन जाएंगे। ठीक है ओके। और ये अकाउंट अगर पसंद नहीं आ रहा तो भाई क्रेडिटर अकाउंट इसी तरह होता था, डेटर अकाउंट नहीं, क्रेडिटर अकाउंट। यहां परचेज आती थी, यहां कैश आता था, यहां कैरी डाउन आता था। आपको याद हो ना याद हो, मुझे याद है हमें इंट्रो में इसी तरह पढ़ाते थे। इधर क्या आती थी?
प्लीज बोले बोले, परचेज परचेज परचेज, और इधर कैश। तो वो डेटर से मिलता जुलता था, ये किससे मिलता जुलता है? क्रेडिटर से मिलता जुलता है। परचेज भी एक्सपेंसिव होती है। ओके, जो मर्जी नाम रखें इस अकाउंट का। अच्छा, इस अकाउंट का नाम, उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? रिसीवेबल। उसका रिसीवेबल स्लैश अनअर्न्ड भी नाम रख सकते थे। इसका क्या नाम रख दें? पेबल रख दें बस, पेबल। कभी कभी ओवरड्रॉन हो जाया करेगा, कोई मसला नहीं, खैर। ओके, अच्छा जी, पेबल। चले, अब ऊपर छोड़े, पेबल लिख दिया, उसको छोड़े, किस कैरी डाउन बताएं किधर आ रहा है? बोले 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 बोले। 31 12 15 कैरी डाउन 98। और अब व्हाइट बोर्ड पे देखे बगैर नोट करना है। जिकम जनवरी 16 ब्रॉट डाउन 98, कैरी डाउन निकालें 96। 31 12 16 96। जिकम जनवरी 17 ब्रॉट डाउन, बैलेंस 6 जमा 5 11, और ये 1 2, तो 2 और 1 का डिफरेंस 1 रुपए से आउट हो गया। खैर है, नो प्रॉब्लम। अब व्हाइट बोर्ड पे देखे बगैर अकाउंट बना लें। कल इधर क्या आ रहा था? कैश। आज कैश ने अपनी साइड शिफ्ट कर ली है, तो लेसर के ऑपरेटिंग लीज से मिलती जुलती ट्रीटमेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि? ऊपर लिख लो रेंट पेबल डैश लैपटॉप। इधर 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 इधर। जी भाई, फर्स्ट रो में आओ। ये बैग दोनों नीचे रखते हैं।
ओके, जर्नल एंट्रीज कर दे, 3 साल की कर दे। तीन साल की जर्नल एंट्रीज कर दे। प्रीपेड रेंट का लफ्ज कहां से लाए हो भाई? मेरी बात सुने यार, ये प्लीज। अच्छा ये इधर देखें सारे, ये बैंक है, प्लीज प्लीज सारे सारे इधर देखें, बैंक है। डेटर से चेक आया 100 रुपए का, क्रेडिटर को आपने चेक दिया 110 रुपए का, कैरी डाउन बोले 10, एंट्री बताएं 100 रुपए की, इस 110 की एंट्री बताएं, इस 10 रुपए की एंट्री बताएं। तो मुझे कुछ किताबों में 96 और 98 की जनरल एंट्री नजर आ रही है, इधर किसी रो में 98 और 96 की कुछ लोगों ने जनरल एंट्री की है। मेरे भाई प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट हैज नो जनरल एंट्री। ये तो इंट्रो की क्लास में बता दिया जाता है, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की कोई जनरल एंट्री नहीं होती। ये कहाँ शो किया जाता है? बैलेंस शीट में शो किया जाता है। और इंट्रो की क्लास में जो पहली चीज समझाई जाती है वो टी काउंट को देख के एंट्रीज करना समझाई जाती है। भाई टी काउंट को देख के एंट्रीज कैसे करते हैं? बोले 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 बोले। रेंट पे डेबिट कैश क्रेडिट, बोले बोले बोले। एक्सपेंस डेबिट रेंट। तो मेरे ख्याल से टी काउंट को देख के ऐसी एंट्रीज नहीं करते आप लोग, तो करें एंट्रीज। टी काउंट को देख के एंट्रीज करना क्या कमाल है? टी काउंट बन गया तो एंट्रीज करनी तो बहुत आसान है। कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हैज नो जर्नल एंट्री। होमवर्क करे हो 2 दिन से? भाई होमवर्क करे हो? फिर तो ये नहीं होना चाहिए था। इसको आ करो, इसको 1 मिलियन करो, क्योंकि ये 3 लाख ज्यादा बन रहे हैं, वो फिर फाइनेंस बन जाएगी। ये ऑपरेटिंग का लफ्ज मिटाओ। लाइफ 10 years करो, 2019 इन द बुक्स ऑफ लॉरेंस। ये करके सिर्फ ये वाला सफा ना कॉपी करा के बांट दो, बस सॉल्यूशन मंडे को देंगे। चेंजेस मुझे दिखा देना करके, आप भी एक दफा दोबारा पढ़ लो तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं। अच्छा जी, पहले कैश की एंट्री कर दें या पहले एक्सपेंस की? नहीं, पहले कैश की। रिकॉर्ड भी पहले कैश करना है और जर्नल एंट्री भी पहले कैश की करनी है। पहले कैश पहले एक्सपेंस। कैश। मैं क्यों पहले कैश कह रहा हूं? इधर देखें, इधर सारे देखें। अगर एडवांस का सवाल हो, अगर एडवांस का सवाल हो तो कैश तो इन एनी केस यकम जनवरी 15 को पे होगा, और ये इन एनी केस एक्सपेंस हमेशा 31/12/15 को आएगा।
अगर एडवांस का सवाल हो तो कैश कब पे होगा? 1 जनवरी 15 को। और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा? और अगर एरियर का सवाल हो तो दोनों सेम डेट को है, फिर हमारी मर्जी है पहले कैश करें या एक्सपेंस करें। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए एक रूल बना लेते हैं, चाहे एडवांस का सवाल है चाहे एरियर का सवाल है, टी अकाउंट में पहले किसको पोस्ट करें? जनरल एंट्रीज करने लगे हैं, पहले कौन सी एंट्री करें? बस कैश की एंट्रीज करके करना शुरू करें। ओके, सबसे पहले 2016 कैसे 2015 जी, एंट्री बोले 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 रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 2000। ओके, आगे बोले रेंट एक्सपेंस डेबिट जी कितना? देयर इज नो जनरल एंट्री ऑफ कैरिड डाउन, कैरिड डाउन की जनरल एंट्री नहीं होती। ओके, अच्छा भाई आप जरा अटेंटिव रहें, सारे अटेंटिव रहें जरा। अब कुछ हजरात ये सवाल पूछ रहे हैं कि कभी प्रीपेड बन रहा होता है, कभी रेंट पेएबल बन रहा होता है, तो ओ भाई अटेंटिव रहे, ओ भाई बात सुन। तो हमारा दिल चाहता है जब प्रीपेड बन रहा हो प्रीपेड का लफ्ज़ यूज कर लें ताकि समझने में आसानी हो, जब पेएबल बन रहा हो पेएबल का लफ्ज़ यूज कर लें। भाई इसमें कंफ्यूजन ज्यादा आएगी, मैंने करके देखा है। आप हजरात को जिस तरह का उस तरह चलें, लेकिन अगर आपने लॉजिक पे समझना है तो वो बेशक आप समझ सकते हैं। इसकी एंट्री करेंगे प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट, यानी अभी तो पे किया ना, प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि एसेट क्रिएट करेंगे, प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट। फिर सर्विस यूज कर ली तो प्रीपेड क्रेडिट और रेंट एक्सपेंस, फिर भी प्रीपेड की एंट्री नहीं होगी। इन दोनों को काट के पता चलेगा कैरी डाउन का बैलेंस कितना है, इन दोनों को काट के पता चलेगा कैरी डाउन का बैलेंस कितना है। तो टू कवर दिस रिस्क, अगर आपके दिल में आ रहा है कि मैं प्रीपेड का लफ्ज़ यूज करूं, आपने सफे के टॉप पे एक नोट दे दिया करना है जनरल एंट्रीज करने से पहले, वो लिख लें नोट, NOTE नोट, पेपर में दे दीजिएगा नोट्स। ये उधर भी दे दीजिएगा, लेक्चर के सवालों में भी, इधर भी लिखें फॉर प्रीपेड एंड रेंट पेएबल, फॉर प्रीपेड एंड रेंट पेएबल फॉर नहीं, इसमें फॉर के ऊपर डालें बोथ, फॉर बोथ प्रीपेड एंड रेंट पेएबल, फॉर के आगे बोथ डाल दो ना, फॉर के आगे, फॉर बोथ प्रीपेड एंड, आई हैव यूज्ड द वर्ड, बोले 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 कौन सा वर्ड यूज किया? आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट पेएबल। इससे आपका रिस्क कवर हो जाएगा जी मोहतरम, आप चल जाएगा काम, इससे आपका रिस्क कवर हो जाएगा और उसको समझ आ जाएगी आप कर क्या रहे हैं। आप डुप्लीकेशन अवॉइड कर रहे हैं, तो क्या नोट दे के आएंगे जरा दोबारा बताएं? फॉर बोथ, फॉर बोथ प्रीपेड एंड आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट पेएबल। क्लियर? अब कितने लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? ये कभी प्रीपेड हो जाता है, कभी पेएबल हो जाता है। पिछले सफे पे जाएं, कल जो लेसर वाला सवाल सॉल्व किया था, कहीं ढूंढें, कोई भी सवाल ढूंढ लें लेसर वाला, इसमें क्या लिखेंगे? फॉर बोथ रिसीवेबल एंड, ये जनरल एंट्रीज करने के बाद नोट देंगे या जनरल एंट्रीज करने से ऊपर नोट देंगे? बाद नोट नहीं देंगे, बाद देंगे तो उसे हो सकता है उसके बाद समझना है, नीचे जाके उसे पता चले ये क्या किया है, तो ऊपर ही बड़ा बड़ा करके नोट दे देना है। तो पेपर में देना है, पेपर में लिखें नोट्स फॉर बोथ बोले बोले रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड, फॉर बोथ रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड। आप क्यों नहीं नोट कर रहे? रजिस्टर किधर है? फॉर बोथ, इनको सफा पढ़ के दें, फॉर बोथ रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड। आगे आगे लिखते खुद ही, कौन सा लफ्ज़ यूज करते थे? अनअर्न्ड नहीं, रिसीवेबल। फॉर बोथ रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल, I have used the word rent receivable. And now it will make sense. जिनको समझ नहीं आ रहा पेएबल शुरू में क्यों डेबिट कर दिया, क्रिएट तो हुआ नहीं, तो एग्जामिनर को फौरन पता चल जाएगा ये पेएबल नहीं है। यहां ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है? प्रीपेड के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा एक काम जरूर करना है, यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई योर थिंकिंग। अब आपने अपनी थिंकिंग, अपनी अकल नहीं लगानी, बस अब अपने टी अकाउंट को फॉलो करना है।
ओके, लीव द ब्रॉड डाउन, लीव द कैरेट डाउन। पहले किसकी एंट्री करूं, कैश की, एक्सपेंस की? कैश की एंट्री हमेशा करने में फायदा है। एडवांस के सवाल में तो ऑब्वियसली कैश की करनी होती है, एरियर में भी कैश की कर देंगे, फायदा हो जाएगा। तो कैश की एंट्री बताएं, टी अकाउंट देख के बस एंट्री बताओ, सिर्फ टी अकाउंट देख के एंट्री बताओ। पेबल, डेबिट, कैश, क्रेडिट, किस तारीख को? 31/12/16 को। जी बोले। रेंट पेबल डेबिट, जी कितने से? 1900। जी एंट्री देखें, एक्सपेंस डेबिट ऊपर जाएं, पेबल किस साइड पे आ रहा है? क्रेडिट। ओके, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट, 1902। अच्छा, वो क्यों नहीं हुआ? पहले हमने एंट्री की एसेट की, फिर पहले साल के इन पे डिप्रिसिएशन की, फिर दूसरे साल के इन पे डिप्रिसिएशन की। भाई ये लेसी है, ये एसेट को किराए पे ले रहा है। कल हमने पढ़ा था 2 रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस हैं, उसमें से एक रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन है लो वैल्यू एसेट। तो ये लो वैल्यू एसेट है। लो वैल्यू एसेट को किताबों में लेसी को रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। लो वैल्यू एसेट को लेसी को किताबों में रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। क्लियर? ओके, चलें जी। 2017 बताएं, आप बताओ भाई। 2017 की एंट्री, रेंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। जी 1805। जी बोले। एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट, जी 1902। जी कितने लोगों ने यही एंट्रीज की थी? जरा हाथ खड़ा करें। ओके, तो होमवर्क में एडवांस का सवाल होगा शायद, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होमवर्क में एडवांस का सवाल होगा, इधर इधर क्या डेट लिख देंगे? 1/1/15। एंट्रीज 100% सेम रहेंगी। आपको पता है पिछले दिनों से एडवांस से एरियर, एरियर से एडवांस में मैं क्या करता था? मैं इसे जनरल एंट्री की डेट बदल देता था, बाकी एंट्री विल रिमेन सेम। तो इट इज एन एरर फ्री अप्रोच। टी अकाउंट बनाएं और टी अकाउंट बना के ओके जी। टोटल लायबिलिटी इसलिए निकालनी कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है, बट उसमें क्या करते थे? इन तीनों को जमा करें, तीनों को जमा करके प्रेजेंट वैल्यू निकालें, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको डिस्काउंट करें। तो कल हमने क्लास के एंड पे क्या पढ़ा था? अगर एक एसेट इमटेरियल है जो हमारी नजर में इस काबिल भी नहीं कि बैलेंस शीट में नजर आए, उसको एसेट शो करने की जरूरत क्या है? तो यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था मटेरियलिटी का। हाँ यही मैं कह रहा हूं ना। तो एसेट इतना इमटेरियल है कि उसको आपने उस, देखें अकाउंटिंग मॉडल होता है एक चीज का। पिछला भाई आखिरी पिछले का अकाउंटिंग मॉडल क्या था? अगर आपने एक मशीन लीज पे लिया 3 साल के लिए, तो स्टैंडर्ड कहता था कि आप उसको एसेट के तौर पे अपनी किताबों के अंदर शो करो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और अपने आप को लायबल फील करो। लीज एग्रीमेंट आपने कर लिया है क्योंकि वो एसेट मटेरियल है। लेकिन एक चीज अगर इमटेरियल है, मिसाल के तौर पे आपने एक लैंड खरीदी 2 करोड़ की, वो कितने साल फायदा देगी? 100 साल। आइए 16 की बात कर रहा हूं, सिंपल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और आपने एक बास्केट खरीदी 500 रुपए की, वो कितने साल फायदा देगी? 50 साल। अब मेरा सवाल है, लैंड के नीचे आप बास्केट को क्यों नहीं शो कर रहे? क्यों? इमटेरियल है। तो सेम बात इसी जगह। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप करोड़ रुपए का एसेट लीज पे ले लो तो उसकी लायबिलिटी आज ही रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर आप जो है 20,000 रुपए का, 30,000 रुपए का एसेट लीज पे ले लो तो हंसेगा वो कहेगा भाई ये कौन सा एसेट है, छोड़ो। पर इसको मैं एसेट भी कहना पसंद नहीं करता। तो इसलिए बास्केट की एंट्री होती थी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, चाहे वो बास्केट 50 साल चले। ओके, इट्स ऑल अबाउट, बोले इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल लैपटॉप नहीं, इट्स ऑल अबाउट लो वैल्यू एसेट। अब शॉर्ट टर्म लीज की तरफ आ जाए जी। शॉर्ट टर्म लीज में हमारा कौन सा एसेट है? जनरेटर। ये कब लीज पे लिया है? बोले 1/1/2000
15। अगर एक 2015 को लीज पे लिया है तो ये 2 महीने कौन से बनते हैं? जनवरी और, अच्छा किराया कितना पे करना है? 20,000। इतना भी नहीं लिखना, सवाल वाले ने पसंद किया कि एडवांस में पे करना है या एरियर में। खैर है, बस जनवरी का किराया जनवरी में पे कर देते हैं, फरवरी का किराया फरवरी में पे कर देते हैं। कितना? 20,000। ओके, I have used black marker for low value asset. Now I will use blue marker for short term lease. Okay, 2015। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म लीज में 15, 16, 17 की एंट्रीज कर देते हैं। क्यों क्यों क्यों? वो शॉर्ट टर्म लीज तो जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए, ठीक है, ये 12 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाए। ओके, 2015 बोले जी, यकम जनवरी रहने दें, बस जनवरी में एंट्री कर दें और फरवरी में कर दें। डेट्स उसने नहीं बताई जी, बोले किराया दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, क्या एंट्री करें? रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से? रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से जी? फरवरी में रेंट एक्सपेंस कैश क्रेडिट कितने? 20,000। आज आपको होमवर्क में 4 सवाल दिए जाएंगे और वो जो 4 सवाल हैं उनका सोल्यूशन आपको नहीं दिया जाएगा आज, उनका सोल्यूशन मंडे को दिया जाएगा। ये आप अपना टेस्ट समझ लें। और उन 4 सवालों में लिखा नहीं होगा ये लेसी का सवाल है, ये लेसर का सवाल है। ये भी नहीं लिखा होगा ये फाइनेंस है, ये ऑपरेटिंग है। ये भी नहीं लिखा होगा ये लो वैल्यू एसेट है, ये शॉर्ट टर्म लीज है। तो उन सवालों को करने से पहले आपको सिर्फ 5 चीज़ों का पता होना चाहिए। लेसर का अगर सवाल हुआ तो फिर आप 5 टेस्ट लगा के चेक कर लीजिएगा, या ऑपरेटिंग होगा, फिर उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। लेसी का अगर सवाल हुआ तो एसेट का नाम ढूंढिएगा, वहां से पता चल जाएगा लो वैल्यू है या नहीं। या अगर नाम ना हुआ तो फिर कई दफा अमाउंट इतनी हैवी होती है, 9 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन के, पता चल जाता है ये लो वैल्यू नहीं है। और उसके बाद नाम के बाद लीज टर्म देखिएगा, नाम और लीज टर्म। लेसर के सवाल में क्या देखना होता है? लेसर के सवाल में जब सवाल आते हैं कितनी चीजें देखनी होती हैं? 5 चीजें। लेसी का सवाल जब सामने आता है 5 चीजें नहीं देखनी होती। एसेट का नाम पढ़ना होता है और लीज की मुद्दत देखनी होती है। एसेट का नाम पढ़ना होता है और लीज की मुद्दत देखनी होती है। बस ये 2 चीजें देखनी होती है। डिसाइड हो जाता है कि ये लीज फाइनेंस है या, और सॉरी, लेसी के सवाल में डिसाइड हो जाता है ये शॉर्ट टर्म लीज है, लो वैल्यू एसेट है या नॉर्मल लीज है। क्लियर? ओके। अच्छा भाई, अब मुझे बता दें वो जो हमारी पुरानी अकाउंटिंग थी, उस पुरानी अकाउंटिंग के अंदर क्या मॉडल था? पुरानी अकाउंटिंग के अंदर क्या मॉडल था? लेसी की पुरानी अकाउंटिंग के अंदर उस मॉडल के तहत बैलेंस शीट में क्या नजर आता था? नॉन करंट एसेट्स में, बोले बोले बोले, राइट ऑफ यूज। अच्छा जरा आज आके देखें राइट ऑफ यूज कौन सा एसेट है हमारा? प्लांट। वो मैंने नहीं बनाया। राइट ऑफ यूज प्लांट, ये नजर आता था। ओके, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या नजर आता था? लीज ऑब्लिगेशन। अच्छा जी, करंट लायबिलिटीज में क्या नजर आता था? बोलो बोलो बोलो। करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन, करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। नॉन करंट लायबिलिटीज में नजर आता था लीज ऑब्लिगेशन और करंट में क्या नजर आता था? करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। किसका? प्लांट का। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या नजर आता था? डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ
यूज प्लांट और इंटरेस्ट एक्सपेंस किसका? प्लांट का। 1 2 3 4 5 फिगर्स मैंने नहीं निकाली, ये आपने घर जाके निकालनी है। किसकी निकालनी है? प्लांट की। किस तरीके से? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के। ये 5 फिगर्स मैंने निकाली। ओके, नाउ अब आप मुझे बता दें मैं किस साल का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना चाह रहा हूं? 2015। अच्छा, अब मेरे लिए फिलहाल ये वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज क्या हो गई? इररिलेवेंट हो गई, क्योंकि मैंने तो समझने के लिए 3 सालों की जनरल एंट्रीज आपको करा दी थी। मुझे सिर्फ बता दें 2015 के साल में क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ लैपटॉप। क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा? 1902, which you can see here as well, 1902 जी। रेंट बोले 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 रेंट एक्सपेंस किसका? लैपटॉप का। कितना? 1902। और बैलेंस शीट बनाने के लिए टी अकाउंट में आके मुझे बताएं कैरी डाउन की नेचर आपको क्या लग रही है? अभी मैंने एरो बनाया था, प्रीपेड या पेएबल? बोले बोले बोले। आपको पता है इधर ब्रॉड डाउन आता है प्रीपेड का, इधर कैरी डाउन आता है और इधर पेएबल आता है। अब पेएबल की नेचर लग रही है प्रीपेड की। प्रीपेड की नामों में ना जाए, उधर क्या पेएबल ऊपर पड़ा हुआ उसको छोड़ें। प्रीपेड रेंट कहां शो करूं? करंट एसेट्स में। किस नाम से? प्रीपेड रेंट। कितना? 98। ओके, नाउ अब पीछे कौन सा एसेट रह गया हमारा? कौन सा? जनरेटर। जनरेटर कौन सा एसेट है? शॉर्ट टर्म लीज। अब शॉर्ट टर्म लीज की मद में बता दें कोई पेबल्स, कोई प्रीपेड्स। बस साल के शुरू में ही लीज शुरू हुई, 12 महीने की भी नहीं थी, 2 महीने की लीज थी, उसका किराया पे किया और छुट्टी हुई। आप बताएं एक्सपेंस में कुछ जाएगा या बैलेंस शीट में कुछ जाएगा? एक्सपेंस कहां जाता है? बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस में जी। बोले रेंट एक्सपेंस किसका? जनरेटर का। 43। आप बता दें शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट जो है, वॉच शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट बैलेंस शीट में नजर आ रहा है या रेड और ब्लू मार्कर? बैलेंस शीट में नजर आ रहा है या प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आ रहा है? क्यों? दीज बोथ फॉल अंडर रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस। इनको रिकॉर्ड करने का हमें क्या कर दिया गया है? माफ कर दिया गया है। जब इनको रिकॉर्ड करना माफ कर दिया गया है तो ये दोनों बैलेंस शीट में एज अ नॉन करंट एसेट सिर्फ प्लांट नजर आ रहा है। ये दोनों कहां नजर आ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस। हाँ, लैपटॉप में थोड़ा इश्यू था कि वो किराया थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा था, तो हमने स्ट्रेट लाइन करके थोड़ा लंबा काम किया। बट इन एनी केस अल्टीमेटली लैपटॉप को भी कहां शो किया? उसके किराए को प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया। वी आर नॉट अलाउड टू शो द लैपटॉप एंड जनरेटर इन आवर बैलेंस शीट इन। हाँ, वो एक थोड़ा किराया आगे पीछे हो गया जिसकी वजह से एक प्री पेमेंट आ रही है, लेकिन ये नॉन करंट एसेट के तौर पे नजर नहीं आ रहा कि डेप्रीशिएट हो रहा हो। तो ये दोनों डेप्रीशिएट होंगे या इनका एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में? इनका एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। होमवर्क में एक दो सवाल होंगे ऐसे शायद। चलें जी, बनाएं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, एक छोटी सी चीज सॉल्यूशन में, हाँ ठीक है बना लें आप, पहले ये बनाएं। थोड़ा इधर हो जाओ, देखते हैं।
लाइफ डाली थी 10 साल की तरह। ठीक है, करवा लो। हाँ, सारे बच्चों के लिए जाओ जल्दी। तस्वीर खींचने तक आपको याद रहे, एलएससी के मॉडल में बस ये 3 चीजें हैं। ब्लैक मार्कर से कौन सा एसिड यूज हो रहा है? नॉर्मल। और रेड मार्कर से इस वक्त हमें कौन सा नजर आ रहा है? इधर इधर इधर, उधर नहीं, इधर कौन सा नजर आ रहा है? लो वैल्यू एसिड। लो वैल्यू एसिड में फर्क क्यों आ रहा है? थोड़ा सा 190 to 90 वो क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि किराया हर साल क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था। और शॉर्ट टर्म लीज जो है वो तो सिंपल 40,000 रुपये नजर आ रहा है, 40,000 रुपये इसका किराया होगा। तो आपको ये बैलेंस शीट का फेस देख के पता चल रहा होगा इन दोनों का नाम रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन स्कीम है। ओके, किताब में आए पेज 50 पे। पेज 50 के एंड पे आए, इनके पास नई किताबें हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये टी काउंट का नाम क्या लिखा हुआ है नीचे सफे के एंड पे? हाँ, लेकिन प्रीपेड रेंट काट दें आप। मैंने सोचा था ऐसे लिख दें, प्रीपेड रेंट का लॉस काट दें। अच्छा, नीचे गलती से ना 82 लिखा हुआ है, 82 को कर दें 98, 82 को 98 कर दें। ओके, ये 1 साल का क्यों बना हुआ है रेंट पेबल का अकाउंट? रिक्वायर्ड ही 1 साल का है, तो 3 साल का हमने अपने समझने के लिए बनाया। ये रेंट पेबल अकाउंट 1 साल का बना हुआ है, लेकिन 3 साल के लिए हमने अपने समझने के लिए बनाया था। ओके, ये लो वैल्यू का ना नोट भी बन सकता है, शॉर्ट टर्म लीज का भी नोट बन सकता है। नोट इनका देख लें क्या बनेगा। नोट इनका कोई खास नहीं है, अगर आप नोट बनाना चाहें 2015 का। देखें देखें तो भाई देखें, नोट 2015, ठीक है। लो वैल्यू एसेट
2015 लो वैल्यू एसेट का एक्सपेंस जाता है हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लग के लेस देन 1 ईयर 1 to 2 ईयर नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता कि ये इतनी इंपॉर्टेंट लीज ही नहीं है भाई, ये लगा हुआ है बातें, चुप करके लगा हुआ है कान में जी। लो वैल्यू एसेट एक्सपेंस बोले 2015 का, लो वैल्यू एसेट का एक्सपेंस बोले 2015 का, इधर से ही देख लें, इधर से ही देख लें 1902। तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर एक्सपेंस, पेमेंट नहीं। नोट में आज तक हम क्या शो करते रहे हैं, मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, नोट में हम वो शो करते रहे हैं, लेकिन इधर क्या नजर आ रहा है हमें, एक्सपेंस। इसी तरह शॉर्ट टर्म लीज का भी बना सकते हैं आप, शॉर्ट टर्म लीज, इसका भी एक्सपेंस शो करना है, कितना, तो इसके ऊपर बस ये नोट कर लें, नोट करना है तो 2015 का सिंपल सा नोट है, 1 नंबर का अगर पेपर में आ गया तो आना चाहिए आपको। उर्दू में लिख लें, यहां हम कैश फ्लो शो नहीं करते, एक्सपेंस शो करते हैं, यहां कैश फ्लो शो नहीं करते, एक्सपेंस शो करते हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह उम्मीद है खत्म हो जाएगा, हाँ इंशाल्लाह। ओके वॉच है, इधर 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 एसेट है मशीन, लाइफ है इसकी 10 years, लीज टर्म 3 years, फेयर वैल्यू इसकी 2 million, एनुअल रेंटल इसके 150,000, 300,000 एनुअल, एरियर एडवांस जो भी है, डिस्काउंट रेट 10%। ओके अब ये मशीन है, मशीन इस पर खड़ा होकर उसको लेसर देख रहा होगा और इस पर खड़ा होकर उसको लेसी देख रहा होगा, लेसर अपने एंगल से देख रहा होगा और लेसी अपने एंगल से देख रहा होगा। जैसे ये फोम है ना, फोम, तो ये जो है वो सोफे की दुकान पे ले जाएं, तो वो सोफे की दुकान वाला इस चक्कर में देख रहा होगा कि इससे कुर्सी बनानी है या इससे सोफा बनाना है। अब जो है वो इसी तरह जो है वो इस फोम को ले जाएं आप जो है वो होंडा कार्स के पास, वो इस नजर से देख रहे होंगे कि ये होंडा जो है सिविक में डालनी है या होंडा जो है वो सिटी के अंदर डालने के काबिल है फोम ही, लेकिन सबके देखने का एंगल जो है वो डिफरेंट है। तो इधर खड़ा होकर लेसर घूर रहा होगा, 5 सवाल पूछ रहा होगा, इज ओनरशिप एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफर, इस तरह 5 सवाल पूछ रहा होगा। उधर खड़ा होकर लेसी, एसेट का नाम क्या है, लीज टर्म कितनी है, वो खड़े होकर अपने 2 सवाल पूछ रहा होगा, इधर लेसर खड़े होकर अपने 5 सवाल पूछ रहा होगा। तो बता दें लेसर इस लीज को कैसे क्लासिफाई करेगा, लेसी कैसे क्लासिफाई करेगा, जुबानी कलामी बता दें सिर्फ। इस वक्त 5 टेस्ट मैं नहीं आपको लगवा रहा, जुबानी कलामी एक एक सवाल अपने से पूछते रहे।
जी सबसे पहले लेसर की बात करते हैं। लेसर को इधर खड़ा कर देते हैं। लेसी, ओके। At the end of third year, will ownership be transferred to lessee? No. Is there any purchase option at the end of third year so that lessee can buy this asset by paying amount at that time, which is, सवाल पूरा कर लेने दिया करें, which will be lower than fair value at that time? कहीं ऐसा लिखा हुआ है? Okay. 3 divided by 10 is greater than 75%. 3 lakh multiplied by 3, 9 lakh. 9 लाख को डिस्काउंट करेंगे, 9 लाख को डिस्काउंट करेंगे, फर्ज करें 8 लाख आ गया। 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 मिलियन इज ग्रेटर देन 90%? नो। इज एसेट ऑफ स्पेशल नेचर? नो। लेसर इसको क्या कहेगा? ऑपरेटिंग लीज। बोले बोले कैसे कैसे? कीप एसेट इन बुक्स, डेप्रीशिएट, वो तो मॉडल आपको आता है, डेप्रीशिएट ओवर यूजफुल लाइफ। क्लियर? अच्छा जी, अब लेसी के जूते पहने। लेसी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, अब आपका दिमाग खुल गया, ज्यादा ना खुल जाए। अच्छा जी, आप बता दें लेसी लो वैल्यू एसेट है? नो। और लीज टर्म, आप बता दें लेसी इस लीज को क्या नॉर्मल लीज कहेगा, शॉर्ट टर्म कहेगा या लो वैल्यू कहेगा? नॉर्मल लीज। नॉर्मल लीज, नॉर्मल लीज का क्या मॉडल था? कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अच्छा, बैलेंस शीट विल शो राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी। Profit and loss will show interest and depreciation expense over shorter of, इधर शॉर्टर होगा इज ओनरशिप एक्सपेंस। वो डेप्रिसिएशन के लिए एक सवाल पूछता है लेसी, वो किसी को याद हो डेप्रिसिएशन के लिए लेसी क्या सवाल पूछते हैं? कि दूसरी क्लास में लिखवा दिया था। ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, नहीं होनी तो फिर शॉर्टर, होनी है तो लाइफ। डेप्रिशिएट ओवर शॉर्टर ऑफ lease term because ownership is not expected to transfer. Okay. अब होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बड़ी अकल मारते हैं और क्लास के बाद आगे कहते हैं ये लुट मची हुई है, ए भी डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ओ भी डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ए कह रहे हैं मेरा एसेट है, ओ ए ए ए ओ कह रहे हैं मेरा एसेट है। तो भाई नए स्टैंडर्ड में इसी तरह अब मैं क्या करूं, इसलिए नए स्टैंडर्ड ने इसका नाम एसेट नहीं रखा, उसने क्या इस्तेमाल करने का हक। इंग्लिश बड़ी उसने अच्छी चुनी है, इसलिए लोगों को एतराज हुआ। लोगों ने कहा इसने भी एसेट अपनी किताबों में शो किया हुआ, उसने भी एसेट अपनी किताबों में शो किया हुआ, तो हमें बता दो एसेट किसका है। तो नए स्टैंडर्ड की बात नहीं हो रही, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं लेसी राइट ऑफ यूज इस्तेमाल, राइट ऑफ लफ्ज यूज कर ले, राइट ऑफ यूज इस्तेमाल करने का हक, और उसको 3 साल पे डेप्रिशिएट कर दे, इस्तेमाल करने के हक को। इसका एसेट है, पूरी उम्र इसका है, ये 10 साल के ऊपर इसको डेप्रिशिएट करे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, नोट इट डाउन। यू हैव ओनली 2 मिनट्स। वैसे तो मेरे ख्याल से ना आप लोग इन चक्रों में पढ़े ही ना कि क्या ये सारा क्या लिखने की जरूरत है। यू नो दिस मॉडल, बस लिखें नॉर्मल लीज है, यू नो दिस, बस लिखें ऑपरेटिंग लीज है। जो मैंने सर्कल लगाया ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मॉडल्स याद हैं। लेसी इसको कौन सी लीज कह रहा होगा? नॉर्मल लीज, नॉर्मल, और लेसर ऑपरेटिंग लीज। दोनों की किताबों में एसेट आ रहा होगा, लेकिन लेसी की किताबों में सिर्फ राइट ऑफ यूज आ रहा होगा। अब मेरे ख्याल से जो 4 सवाल आपको बांटे जाने लगे हैं, बांट दें। अब इन सवालों में आप जज कर लेंगे लेसी का सवाल है, लेसर का सवाल है, फिर जज कर लेंगे लेसी लेसर में कौन सी आगे कैटेगरी है।
ये तस्वीर खींच के होमवर्क का सोल्यूशन कितने लोग शेयर करेंगे दोस्त के साथ? जरा हाथ खड़ा करें। आज ही कर देंगे, सोल्यूशन मंडे को दिया जाएगा। आज कौन कौन कर देगा शेयर? कल दोपहर तक, कल दोपहर तक, कल रात तक, परसों सुबह तक? कभी नहीं। मैं ये मिटा रहा हूं। यू नो व्हाट इज ऑपरेटिंग लीज, यू नो व्हाट इज ऑपरेटिंग लीज। अब आपने पता क्या करना है, इधर देखें, घर जाके इस सवाल से खेलना है। थोड़ा सा मैं खेलता हूं, बाकी आप खेलिएगा जाके। देखें देखें खेलते कैसे हैं। ये 9 years, चलें जी बताएं। लेसर 5 सवाल पूछेगा ना, 5वें में एक ही सवाल 9/10 नहीं यस दे दिया। जब 5 में से एक का जवाब क्या आ जाए तो ये लीज कौन सी बन जाती है? फाइनेंस लीज। लेसी, ये मैं खेलने का टाइम नहीं दूंगा, बस फोकस करें। लेसी इसको नॉर्मल कहता रहेगा क्योंकि लो वैल्यू नहीं है, और बोले 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 शॉर्ट टर्म नहीं है। क्लियर? ओके, इसको कहते हैं सवाल से खेलना। खेलें। लेसर के लिए बताएं, लेसी के लिए बताएं। लेसी के लिए शॉर्ट टर्म, और लेसर के लिए फाइनेंस क्यों नहीं? 9 मंथ से। ये तो एनुअल रेंटल भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया लफ्ज। एनुअल रेंटल नहीं हो सकता। अब रेंटल पर मंथ दिया होगा, वो भी बड़ा थोड़ा सा दिया होगा कोई। समझ आई बात? ओके, वापस आ जाएं जिथे दी। ओके, इत्थे आओ पहले। इन्ना बड़ा नजर नहीं आ रहा, वो नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग क्यों? अब नहीं भाई, लेसर नाम नहीं पड़ता, खुदा के लिए ऊपर क्यों देख रहे हैं? 5 टेस्टों में है, 6ठा टेस्ट आपने निकाल दिया है। एसेट का नाम, एसेट का नाम, एसेट का नाम तो लेस ही पड़ता है। लेसर के लिए 5 टेस्टों में एसेट का नाम नहीं है। तो 5 टेस्ट क्या है? 5 टेस्ट आपको पता है, उसमें एसेट का नाम कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो लेसर इसको कौन सी लीज कहता रहेगा? और लेसी इसको कौन देख रहा होगा? लेसी। लेसर नजरों की हिफाजत कर रहा होगा, नहीं देख रहा होगा। लेसर कह रहा होगा मैंने ही लैपटॉप को देखना है। क्या चीज? वो वैल्यू आप चेंज कर देते हैं। 2 मिलियन का लैपटॉप नहीं, लैपटॉप होंगे वो। ओके, ओके। अच्छा भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है। अगर आप हिम्मत करके ये मिटा दें तो सारे आपको याद रखेंगे। हाँ, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक। ये कैमरा साथ साथ घुमाया। अच्छा, नाउ लेसर 2 किस्म के हैं। लेसर
दो किस्म के हैं। जी लेसर कितने किस्म के हैं? नंबर 1 सिंपल, तो बाहर नहीं कर सके, मिटाना मैंने। अच्छा अच्छा, चलो बैठ जाओ। ओके, लेसर दो किस्म के हैं, सिंपल लेसर और डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर। सिंपल लेसर की एग्जांपल बैंक, सेल। अब आप कह रहे होंगे लेसर तो हमने पढ़ा था फाइनेंस, ऑपरेटिंग। नहीं नहीं, और भी कैटेगरी होती है, सेल, जेल, सेल के पता नहीं और क्या क्या मतलब होते हैं, सेल, मोबाइल। अच्छा जी, तो लेसर की अगर एग्जांपल करें, सिंपल लेसर कौन है? बैंक या लीजिंग कंपनी, बैंक या लीजिंग कंपनी। अच्छा जी, डीलर लेसर या मैन्युफैक्चरर लेसर। मैन्युफैक्चरर की फिलहाल मिसाल दे देता हूं, होंडा कार्स इज अ मैन्युफैक्चरर लेसर। वाई? ये हाँ चीजें बना रहे हैं। अच्छा, डीलर लेसर की मिसाल छोड़ें फिलहाल, मैन्युफैक्चरर लेसर। ओके, फेयर वैल्यू, गाड़ी की 30 लाख, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रेंटल कर लेते हैं ₹8 लाख इंटू 5 years। जी 8 into 5 40 lakh। ओके, what is the interest income to be recorded by bank over 5 years lease? 10 लाख। बैंक ने 30 लाख में गाड़ी खरीद के आपको 40 लाख की क्यों बेची 5 साल में? क्योंकि 5 साल में बैंक ने आपसे क्या लिया? इंटरेस्ट लिया। 5 साल में आपसे क्या लिया? इंटरेस्ट लिया। अच्छा ओके, ये बैंक ने 30 लाख की गाड़ी कहां से खरीदी होगी? टोयोटा से खरीदी होगी, होंडा से खरीदी होगी, सुजुकी से खरीदी होगी। ये बैंक ने 30 लाख की गाड़ी जो है वो टोयोटा से जाके खरीद ली होगी। बैंक की जेब से तो 30 लाख गया। बैंक को वैसे पता होगा ये गाड़ी बनाई कितने की थी, होंडा ने, टोयोटा ने कितने रुपए में बनाई थी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह। अच्छा, अगर होंडा की किताबों में आ जाए, उनको ये पता होगा? क्या पता होगा? कि उन्होंने गाड़ी बनाई कितने की। अब जरा होंडा की किताबें मैं बनाने लगा हूं, और होंडा की किताबें जरा देखिएगा कैसे बनेगी। कॉस्ट, मटेरियल लगा होगा गाड़ी पे, ये होंडा को पता होगा कितना लगा। लेबर, ओवरहेड्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये लगा लेते हैं जी 22 लाख का, 22 लाख। फेयर वैल्यू, इसको कहते हैं कैश सेल प्राइस। फेयर वैल्यू को कहते हैं कैश सेल प्राइस। अभी कोई बंदा पैसे लेके आ जाए, जैसे बैंक पैसे लेके आया था, कितने लेके आया था? तो बैंक को हमने गाड़ी दे दी थी। अभी कोई कस्टमर हमारे पास आ जाए तो उसे कितने रुपए में गाड़ी दे देंगे? 30 लाख में। क्लियर? ओके, अब होंडा ने कहा यार हमारी गाड़ियां नहीं बिक रही, 30 लाख की गाड़ी बेच रहे हैं, बिक नहीं रही,
तो क्या करें? तो किसी ने मशवरा दिया कि भाई आप ऐसा करो, आप गाड़ियां बेच रहे हो, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो लोग गाड़ियां कैसे खरीदें? आप ही लीज पे देने लग जाओ। आप बैंक को बेचते हो, बैंक आगे लीज पे देते हैं, आप ही क्यों ना लीज पे बेचने लग जाओ। तो आप अभी तक तो है वो हलाल प्रॉफिट कमा रहे थे, अब आप बीच में हराम डाल लो थोड़ा सा। तो अब आप ऐसा करो कि आप भी लीज पे बेचने लग जाओ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हो सकता है शुरू के सालों में बिल्कुल बैंक के मुताबिक ही चले, वो पता करे बैंक कितने में लीज पे देते हैं, बैंक 40 लाख पे देता है, ये भी 40 पे दे, या हो सकता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 39 लाख पे रख दे, कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। तो वो जो भी मुआहदा हो, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। चलें एज्यूम करते हैं, होंडा ने भी कहा यार अभी मार्केट के मुताबिक ही चलते हैं, तो मार्केट में जो है अगर कोई बंदा ये गाड़ी किराए पे लेने के लिए जाता है तो उसको 8 लाख किराया देना पड़ता है, और 5 साल में गाड़ी उसकी हो जाती है। तो फर्ज करें वैसे एज्यूम कर रहा हूं, वो तो बैंक का अपना ये होंडा का अपना डिसीजन है कि लीज पेमेंट कितनी रखे। होंडा ने सोचा चलो हम भी लीज पेमेंट कितनी रख लेते हैं, 8 लाख, और कितने साल तक किराया लेते रहेंगे, 5 साल तक। तो होंडा भी अब ये गाड़ी कितने साल में बेचने लग गया, 5 साल में। हालांकि वैसे आम कस्टमर्स को किस पे बेचता है, कैश सेल प्राइस पे। 8 लाख इंटू 5, 40 लाख। ओके, अब जरा बता दें कि इनका डिफरेंस कितना था, 10। ये बैंक की कौन सी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम। जी, ये कौन सी इनकम है इसकी, 22 वाली गाड़ी 30 लाख में बेच रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं आप, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल प्राइस है ना, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट। जी, ग्रॉस प्रॉफिट बोलें कितना, 8 लाख, और इंटरेस्ट इनकम 10 लाख। अच्छा जी, आप बताएं कौन 2 प्रॉफिट्स कमा रहा है, कौन 1 प्रॉफिट कमा रहा है? ये बैंक ने 30 की खरीदी कहां से, बैंक ने उन्हीं से जाके खरीदी होगी। कई दफा बैंक लीज पे दे देता है, वैसे होंडा पाकिस्तान में देता नहीं लीज पे, लेकिन दुनिया में होता है ऐसा। मैन्युफैक्चरर ही लीजिंग अरेंजमेंट भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर मैन्युफैक्चरर को अपने आप को लीजिंग कंपनी के तौर पे भी रजिस्टर कराना पड़ता है, शायद SECPs की इजाजत ना दे कि मैन्युफैक्चरर है होंडा कार्स और वो लीजिंग कंपनी भी बन जाए। लेकिन दुनिया में ऐसा होता है, मैन्युफैक्चरर भी होते हैं लोग और साथ साथ क्या बन जाते हैं, लीजिंग कंपनी भी बन जाते हैं, और लीज अरेंजमेंट्स की भी गवर्नमेंट से इजाजत ले लेते हैं। ओके, अब बताएं 2 प्रॉफिट्स कौन कमा रहा है और 1 प्रॉफिट कौन कमा रहा है, बैंक। अच्छा, आप मुझे बता दें ये 10 का प्रॉफिट कितने सालों में रिकॉर्ड होगा, ओवर टाइम या एट अ पॉइंट इन टाइम? क्या 2 लफ्ज क्या थे IFRS 15 में, पॉइंट इन टाइम, अच्छा, और दूसरा ओवर टाइम। अच्छा, अब बताएं ये ओवर टाइम क्या मतलब, कितने सालों में प्रॉफिट रिकॉर्ड करे, 5 सालों। अच्छा, ये जब हम कोई बंदा गाड़ी लेने आए तो हम जैसे उसको गाड़ी लीज पे दें तो ये वाला प्रॉफिट फौरन ही रिकॉर्ड हो जाना चाहिए या इसको भी लीज टर्म पे स्प्रेड करें? ये फौरन हो जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी तो गई, अब सिर्फ क्या आने वाला रह गया, किराया। तो इसको 5 सालों पे रिकॉर्ड कर लें या इमीडिएटली जीपी रिकॉर्ड करें, इमीडिएटली प्रॉफिट रिकॉर्ड करें, इमीडिएटली प्रॉफिट रिकॉर्ड करें। और इस प्रॉफिट के साथ क्या सलूक करें, ओवर टाइम, कितने सालों के ऊपर, ओवर टाइम 5 years, ओवर 5 years। क्लियर? इसको स्प्रेड करें 5 years पे, क्या बना के, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के इसको कितने सालों पे स्प्रेड कर दें, 5 सालों पे। अब पता कैसे चलेगा, पेपर में डीलर मैन्युफैक्चरर का सवाल आ गया है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू अलग अलग दी होगी। आज तक याद है सिर्फ कॉस्ट दी होती थी वही। अच्छा, इसके लिए कॉस्ट फेयर वैल्यू बराबर है, क्योंकि ये खुद गाड़ी बना नहीं सकता ना, तो इसके लिए कॉस्ट भी 30 लाख ही है,
और फेयर वैल्यू भी 30 लाख की है, क्योंकि ये गाड़ी खुद बना नहीं सकता, लेकिन इसके पास बनाने की कैपेबिलिटी है, इसलिए इसकी कॉस्ट बड़ी कम है और फेयर वैल्यू बड़ी ज्यादा है। अच्छा बताएं, ये हमेशा ही लीज किया करेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। इसके पास नवाज शरीफ आके लीज पे लेगा गाड़ी? नवाज शरीफ 30 लाख रुपया पकड़ाएगा, कहेगा 2 दफा पकड़ लो, 2 गाड़ियां दे दो। तो और जो थोड़े गरीब लोग होंगे, दरमियाने लोग होंगे, मिडिल क्लास होंगे, वो लीज के ऊपर आके असर लेंगे, और जो थोड़े अमीर लोग होंगे जिनके पास कैश का मसला नहीं होगा, तो वो इसी तरह ले जाया करेंगे। 22 वाली गाड़ी कितने में ले जाया करेंगे? 30 में। और जिनके पास पैसों का मसला होगा वो 22 लाख वाली गाड़ी कितने में लेके जाएंगे? 40 लाख में। अब होंडा कहेगा मैंने टोटल कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? 18 लाख का। इसमें 8 लाख किस मद में? गाड़ी बेचने की मद में, और 10 लाख किस मद में? लेट पेमेंट की मद में। गाड़ी बेचने की मद में अलग प्रॉफिट, लेट पेमेंट की मद में अलग प्रॉफिट। नोट करें। ये सफा आपके पास आया, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लें। लेसी का सवाल कौन सा है, लेस्टर का सवाल कौन सा है? बिल्कुल नहीं। गुड, जज्बे उफ। तो इमरान खान हैरान है, ऐसे बच्चे कहां से आ गए पाकिस्तान में। जल्दी में लग रहे हैं आज आप लोग। अभी अभी होमवर्क करके आज जो है, कल फिर पूरा 12-13 दिन का रिवाइज करना है। गुड। आज तो आज वाला होमवर्क हो जाएगा ना, बाकी संडे इंशाल्लाह पिछला सारा रिवाइज होगा। अच्छा, ये इस किताब के एंड पे ना एथिक्स है, एथिक्स। तो एंड पे आए जरा। पेज 578। चलें, किताबें बंद होगी, खैर है। पेज 578 पे आए, सफे के एंड पे देखें। पहला एथिक्स में कौन सा है? इंटेग्रिटी है आपके अंदर। चलें फिर आगे चलें, अगले सफे पे आए। ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। अच्छा, वेले तो आप कल होंगे, तो कितने लोग ये पांचों याद कर लेंगे? क्लास कौन सी है? अच्छा, कितने लोग ये बाकी लोगों से कितने लोग ये पांचों याद कर लेंगे? ठीक है, अभी से याद करना शुरू कर दें, बाद में कहाँ टाइम मिलना है।